माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम आसिफ मोइन। जैसे कि आप जानते हैं कि इंटर के एग्ज़ाम नियर हैं, और स्पेशली इंटर के एग्ज़ाम नियर होने की सूरत हाल को देखते हुए हमने आपके लिए सेकंड ईयर अकाउंटेंसी के हवाले से क्रैश तैयारी का एक एहतमाम किया है, जिस सूरत में हम जो है स्टूडेंट साहिबान को कम से कम टाइम में अपने अच्छे अंदाज में, जो कि स्टूडेंट के लिए नहायत सिंपल होगा, उसके ज़रिए हम जो अकाउंटेंसी की तैयारी को मुकम्मल करवाएंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है वो सेकंड ईयर कॉमर्स अकाउंटेंसी के हवाले से क्रैश क्लास है, और इस क्लास में हम बात करेंगे सेकंड ईयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट अकाउंटेंसी के चैप्टर, जिसका नाम है डिस्पोजल ऑफ नेट इनकम की। डिस्पोजल ऑफ नेट इनकम जो कि एक बहुत आसान चैप्टर है, और इस चैप्टर को ज़्यादा वजाहत के साथ समझाया जाएगा, लेकिन ये है शॉर्ट चैप्टर। इसको समझने के बाद आप जो है बआसानी इसको इम्तिहान में करने के अहल हो जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। डिस्पोजल ऑफ नेट इनकम में जो सबसे पहले जो बातें हैं कुछ नोट डाउन कर लीजिए आप, और वो बहुत ज़रूरी हैं, उनको लिखने से ही याद रखा जा सकेगा बजाय इसके कि उसको सुना जाए। तो आप जो है मेरी वीडियो कई बार देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको सुन के भी याद हो सकता है, लिख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। डिस्पोजल ऑफ नेट इनकम जो कि एक सवाल है, जिसमें ये बताया जाता है कि कंपनी की जो नेट इनकम जो होती है, जो कंपनी का प्रॉफिट होता है, करंट ईयर इनकम कह लें या रेवेन्यू कह लें, वो किस तरीके से डिस्पोज की जाती है, कंपनी उसे किस तरह इस्तेमाल करती है, उसका यूजेज क्या है, वो सारी सूरत हाल इसमें डिस्कस होती है। अच्छा, इसके साथ साथ एक बात ये भी देखी जाती है कि डिस्पोजल ऑफ नेट इनकम का जो सवाल एग्ज़ाम में जो आता है, इसका नाम अगर किसी और तरीके से चेंज होके अगर एग्ज़ामिनर देंगे तो वो जो है उसका नाम रिटर्न अर्निंग होगा। रिटर्न अर्निंग का मकसद जो है प्रीवियस इनकम होती है, और डिस्पोजल ऑफ नेट इनकम से इसका ताल्लुक़ इसलिए साथ मिला के रखा गया है कि जब कंपनी अपनी आमदनी को डिस्पोज करके मुकम्मल नेट इनकम को ख़त्म कर देती है, तो ऐसी सूरत में कंपनी को अपने जो प्लान्स होते हैं उनको यूटिलाइज़ करने के लिए कंपनी को रिटर्न अर्निंग का सहारा लेना पड़ता है। और ऐसी सूरत में कंपनी अपने पुरानी पिछले साल की जो इनकम होती है, जिसको रिटर्न अर्निंग कहा जाता है, उसको कंपनी जो है ड्रॉ करती है और फिर उसके ज़रिए अपनी प्लानिंग को फुलफ़िल करती है। अच्छा, सूरत हाल यहाँ पर ये है कि अभी हमने आपको जो बताया कि रिटर्निंग जो है हमारी एक रिटर्निंग ख़ुद और एक डिस्पोजल ऑफ नेट इनकम, दोनों जो एक वर्डिंग है, इनके हवाले से आप सवाल को बाकायदा आसानी से आइडेंटिफाई करेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये कि सवाल में क्या क्या चीज़ें दी जा सकती हैं वो भी ज़रा सुन लीजिए। सवाल में जो है एक पहली जो चीज़ होगी, जो बैलेंस शीट बनी होगी, सवाल में इंपॉर्टेंट बैलेंस शीट होती है, उस बैलेंस शीट को देखते हुए स्टूडेंट साहिबान जो है वो सवाल करते हैं। तो स्टूडेंट साहिबान के लिए ज़रूरी है कि बैलेंस शीट में जो चीज़ होती है उनको बताया जाए, ताकि वो इन्हें देखते वक्त, फेस करते वक्त हैरानगी का इज़हार ना करें, बल्कि उसको समझ चुके हों और उन्हें इस वीडियो से उस चीज़ को पहले से समझ जाओ, ताकि वो आसानी से उसको फेस कर सकें। तो इस बैलेंस शीट में सबसे पहली जो चीज़ होगी अथोराइज़ कैपिटल होगा, जिसका नाम रजिस्टर्ड कैपिटल भी है। अच्छा, ये बात याद रहे कि अथोराइज़ कैपिटल रजिस्टर्ड कैपिटल, ये सिर्फ इस सवाल के हवाले से नहीं कि डिस्पोजल में मैं ये बात कह रहा हूँ, बल्कि फ़र्स्ट ईयर से लेके बीकॉम तक, या सीए, सीसीए, एमबीए, या कोई और भी अकाउंटेंसी की कोई भी सूरत हाल हो किसी भी क्लास के हवाले से, इस अथोराइज़ और रजिस्टर्ड कैपिटल का कोई किरदार नहीं होता प्रैक्टिकली। ये सिर्फ एक मेंशन के तौर पे एक शो ऑफ किया जाता है, और इसको बताने का मकसद ये होता है कि कंपनी ने अपनी जो कंपनी ने जो सूरत हाल जो इस्टेब्लिश की थी, उसकी रजिस्ट्रेशन कंपनी शो करती है, इस्टेब्लिशमेंट बताती है कि कंपनी कायम करने में कितना पैसा रजिस्टर्ड किया गया था, इन्वेस्ट किया गया था। तो लेकिन इसका सवाल में कोई अपना ख़ास किरदार नहीं होता। लेकिन ये बात याद रखिए कि सवाल में ज़रूर दिया जाएगा, और ये दिया हुआ होगा तो स्टूडेंट साहब हो सकता है इसको दिए हुए यानी गिवन की सूरत में इसके साथ कुछ सॉल्व का मामला ना कर दें, इसलिए बताना ज़रूरी है कि ये चीज़ जो गिवन होगी इसका कोई काम नहीं होगा। अच्छा, इसके दो नाम है, एक रजिस्टर्ड कैपिटल है और एक अथोराइज कैपिटल है, इनका कोई काम नहीं है।
जबकि दूसरी चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ वह है रिटर्न अर्निंग, जी, जिसके बारे में बात कर रहा था, जो सवाल का नाम भी है। रिटर्न अर्निंग जो होगी उसका भी बाकायदा काम होगा, लेकिन फ़िलहाल जनरल के सवाल में नहीं होगा, क्योंकि जनरल इसमें जो है डिस्पोजेबल नेट इनकम में रिक्वायर्ड में जनरल कहा जाएगा। तो जब जनरल का रिक्वायर्ड अगर हो तो रिटर्निंग जो मैं आपको बता रहा हूँ ऊपर जो दी होगी उसका जनरल की एंट्री में कोई किरदार नहीं होगा, लेकिन आगे जाके होगा। आगे जाके कब होगा? जब रिक्वायर्ड में नंबर 2 रिक्वायर्ड अगर ये पूछा जाए कि प्रिपेयर रिटर्निंग टी अकाउंट, जब रिटर्निंग टी अकाउंट रिक्वायर्ड होगा तो ऐसी सूरत में हम इस रिटर्निंग को इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज़ अगर रिटर्निंग टी अकाउंट नहीं पूछा और सिर्फ जनरल पूछी तो ऐसी सूरत में ये रिटर्निंग का जो मैंने जिक्र किया है इसका कोई काम नहीं होगा। इससे पता चलता है कि रिटर्निंग का तो काम अभी नहीं तो बाद में या किसी भी सूरत में हो सकता है अगर रिक्वायर्ड में हो, लेकिन अथॉराइज और रजिस्टर्ड कैपिटल का रिक्वायर्ड में कभी भी काम करने का जिक्र नहीं किया जाएगा। ये बात जहन में रखनी है आपको, ठीक है ना। इसी तरह हमारी तीसरी चीज़ जो है बैलेंस शीट की वो है पेड अप कैपिटल, जिसका एक और नाम है शेयर कैपिटल। ये लाजमी तौर पर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये भी रिटर्निंग की तरह इनकी सूरत हाल है कि इसका रिक्वायर्ड में ज़िक्र होगा तो इस्तेमाल होंगे, अदरवाइज़ नहीं होंगे। अब क्या ज़िक्र होगा वो भी सुन लीजिए। अगर हमारे पास जो जनरल की एंट्रियाँ होंगी और उन जनरल की एंट्रियों में परसेंटेज और पर यूनिट के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन हो, यानी पर यूनिट या परसेंटेज के हवाले से अगर कोई जनरल में क्वेश्चन होंगे तो ऐसी सूरत में हम पेड अप या शेयर कैपिटल को इस्तेमाल करेंगे। और अगर परसेंटेज और पर यूनिट के हवाले से कोई भी क्वेश्चन नहीं हुआ, सबके साथ अमाउंट गिवन हुई, तो ऐसी सूरत में पेड अप शेयर कैपिटल भी इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन वही वाली बात कि रिटर्निंग, पेड अप कैपिटल, शेयर कैपिटल इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन अथॉराइज और रजिस्टर्ड कैपिटल कभी भी इस्तेमाल नहीं होंगे। हम अब अगली चीज़ की बात करते हैं। हमारी जो अगली बैलेंस शीट की जो चीज़ है वो है सवाल में जो मौजूद एक्सपेन एंड रेवेन्यू समरी। कभी कभार ये होता है बैलेंस शीट में एक्सपेन एंड रेवेन्यू समरी भी दी हुई होती है। ये एक्सपेन एंड रेवेन्यू समरी जो होती है इसका मतलब ट्रांसफ़र एंट्री होता है, इसका इस्तेमाल लाजमी तौर पर किया जाएगा। तो ये जो थी मुकम्मल तौर पे चीज़ें बैलेंस शीट की कंप्लीट हो गई हैं। यही चीज़ें होती हैं जो ख़ास तौर पर स्टूडेंट साहिबान को पता होनी चाहिए, उनको बतानी चाहिए पढ़ाने वालों को, ताकि वो ऐसे सवाल को जब देखें तो उससे चौकन्ना हो जाए, एक्टिव हो जाए, उसको बआसानी करने के हाल हो। अभी फ़िलहाल मैंने आपको बैलेंस शीट की ये सिचुएशन बताई है। अब मैं बैलेंस शीट के जो नीचे फॉलोइंग ट्रांजेक्शन जो होता है उस पर बात करते हैं कि फॉलोइंग ट्रांजेक्शन में क्या क्या चीज़ हो सकती है। इसके फॉलोइंग ट्रांजेक्शन में जो नंबर 1 एंट्री होगी वो डिक्लेयर कैश डिविडेंड होगी। यानी डिक्लेयर कैश डिविडेंड से मुराद कंपनी ने कैश की शक्ल में कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज़ को मुनाफा देने का ऐलान किया है। फिर इसी तरह नंबर 2 एंट्री होगी डिक्लेयर स्टॉक डिविडेंड। ये भी यही सूरत हाल है कि कंपनी ने अपने मुलाजमीन को स्टॉक की बेस पे मुनाफा देने का ऐलान किया है। तो ये जो है कंपनी की ये सूरत हाल जो है ये बताई जा रही है कि कंपनी एक तरफ तो कैश की शक्ल में अपने मुलाजमीन को डिविडेंड दे रही है, ऐलान कर रही है, जबकि दूसरी तरफ स्टॉक की सूरत में कंपनी ने अनाउंसमेंट की है कि वो मुनाफा देगी। ये 2 एंट्री के बाद रिज़र्व फॉर के हवाले से कुछ एंट्रियाँ होंगी जिसमें कंपनी अपनी प्लानिंग का जिक्र करेगी। कंपनी ने किस किस हवाले से अपने अमाउंट को, अपने इन्वेस्टमेंट को, अपने बजट को किसी चीज़ पर रिज़र्व किया है तो उसका जिक्र होगा। तो ये टोटल जो है पूरा सवाल कंप्लीट हो गया, इसका मैंने रिव्यू दिया। मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में इसके आंसर पे बात करूँगा, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं सवाल जो समझाऊँ या कोई बात समझाऊँ तो वीडियो मेरी शॉर्ट हो, ताकि लोगों को बात समझ में आए कि मैं क्या कह रहा हूँ। अब बड़ी वीडियो देखने के हवाले से लोग ज़्यादा देखते भी नहीं हैं, और शॉर्ट वीडियो देखेंगे तो यकीन अगली शॉर्ट देखने का जहन भी उनका बनेगा। बजाय इसके कि लॉन्ग वीडियो में पूरी करूँ तो वो हो सकता है वो शौक पैदा ना हो। तो इंशाल्लाह अपनी मैं अगली वीडियो में इसके हवाले से कम्प्लीटली जो है इसका आंसर का जिक्र करूँगा, और फिर इंशाल्लाह ताला आपको ये सवाल आसानी से समझ में आ जाएगा, और आप सवाल जो है ये 10 ईयर के हवाले से, किताब के हवाले से बआसानी ख़ुद करने के अहल भी हो जाएंगे। थैंक यू फॉर द नेक्स्ट टाइम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।